हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पीआरटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। जैसा कि आपको पता है केवीएस पीआरटी में बदले हुए पैटर्न में 60 अंकों के पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे और 60 अंकों के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं इनका लेवल सी टेट के पेडागोजी से या डी++ या यूपी टेट के पेडागोजी से बिल्कुल अलग और हाई होगा। तो बदले हुए पैटर्न पे बहुत ही आसान भाषा में 60 अंकों की अगर आपको पेडागोजी की तैयारी करनी है तो आप राहुल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। शाम 7 बजे से पर डे आपको एक स्पेशल क्लास मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो 60 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे वो किन किन टॉपिक से होंगे। इन्हीं 5 टॉपिक से वे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इन पांचों टॉपिक के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो सभी टॉपिक को हम व्याख्या के रूप में, थ्योरी के रूप में, ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से उसकी तैयारी करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। आज का जो क्लास है पहला क्लास है केवीएस का पेडागोजी का, और कह सकते हैं डेमो क्लास है। और आप अपनी तैयारी का सबसे पहले तो आकलन कर लीजिए, ठीक है। हमें अपनी तैयारी को जांचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी तैयारी प्रेजेंट टाइम में कितनी है। तो केवीएस पीआरटी के पेडागोजी के 25 न्यू पैटर्न के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। 25 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आप सही प्रश्न कर पाते हैं, वो ध्यान से देखिए और नोट करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कम से कम शिक्षार्थी केंद्रित हो सकती है। यानी कि यहाँ जो 4 प्रकार की योजनाएं बताई गई हैं, इन चारों में से सबसे कम चाइल्ड सेंटर्ड योजना या प्लान कौन सा है। तो निर्देशात्मक योजना में शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं, ठीक। इकाई योजना क्या होती है, यूनिट प्लान, यानी कि एक यूनिट में जो भी 7, 8 या 10 चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर को कितने मिनट में पढ़ाना है, किस दिन पढ़ाना है, कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना है। जब इसका प्लान हम करते हैं तो उसको यूनिट प्लान या इकाई योजना कहते हैं। सॉरी, पाठ योजना या लेसन प्लान क्या होता है, किसी एक लेसन का, यूनिट के अंदर से किसी एक लेसन का जब हम प्लान करते हैं कि उसको 40 से 45 मिनट में हमको पढ़ाना है, हमको उसको इस शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाना है, इतने एग्जाम्पल देने हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। तो जब एक पार्ट का कोई लेसन प्लान होगा तो उसको पाठ योजना कहेंगे। गतिविधि योजना क्या होती है, जब भी कोई एक्टिविटी हम कराते हैं बच्चों से, जैसे हम उनको क्षेत्र भ्रमण पर लेकर गए या फिर चिड़ियाघर घुमाने लेकर गए, तो उसके बारे में जो भी प्लानिंग होती है, ठीक है, सावधानियां क्या क्या बरतनी है बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाते टाइम या चिड़ियाघर घुमाने लेके जाते टाइम, तो उसकी जब प्लानिंग करते हैं उसको गतिविधि योजना कहते हैं। तो इकाई योजना, पाठ योजना और गतिविधि योजना, इन तीनों योजनाओं में कौन केंद्र बिंदु होता है, तो बच्चा, छात्र केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड सब प्लान है, ठीक है। लेकिन जो निर्देशात्मक योजना है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होने का पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो निर्देशात्मक योजना यहाँ सही हो जाएगा कि सबसे कम से कम शिक्षार्थी केंद्रित पहला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा हम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया। यहाँ एक्सप्लेनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्रियाशील अधिगम। सबसे पहले क्रियाशील अधिगम क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक्टिव लर्निंग, जब बच्चा खुद एक्टिव रहकर, क्रियाशील रहकर कोई अधिगम करता है या कोई चीज़ सीखता है तो उसको क्रियाशील अधिगम कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बच्चा क्रियाशील होकर कुछ सीख रहा है, वो आपको बताना है। पहला है, कक्षा के दौरान विद्यार्थी चर्चा, विचार विमर्श, विचारावेश करते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास में बच्चे जब किसी भी टॉपिक को लेकर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, तो बच्चे स्वयं एक्टिव होते हैं। तो पहले ऑप्शन से क्रियाशील होने का पता चलता है। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी समस्याओं व परियोजनाओं पर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। बच्चा जब एक टीम के रूप में कोई भी कार्य करता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी दूसरे ऑप्शन में भी क्रियाशील अधिगम का पता चल रहा है। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी जांच आधारित, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में संलग्न होते हैं। तो जब बच्चे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में संलग्न होते हैं, जांच आधारित, तो इसमें सबसे कम एक्टिव होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कट जाएगा। डी ऑप्शन है, विद्यार्थी केस आधारित, यानी कि
केस बेस्ड स्टडी से प्रभावित होते हैं। तो जब बच्चा केस स्टडी करता है तो, या कोई भी इंसान जब केस स्टडी करता है तो बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल होता है उसमें, ठीक है। तो बारीकी से जांच पड़ताल होगा तो बच्चे का जो ब्रेन है उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो बच्चे इसमें भी एक्टिव रहेंगे। तो ए, बी और डी इन तीनों ऑप्शन में क्रियाशील अधिगम होने का पता चल रहा है क्योंकि बच्चा एक्टिव है। सी में पता नहीं चल रहा है तो ये कट जाएगा, तो ए, बी और डी सही हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इससे घबराना नहीं है, बहुत ही रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो जो पूछा गया है उसको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक निभाता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में शिक्षक कैसी भूमिका निभाता है। तो निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं शिक्षक, क्योंकि शिक्षक सिर्फ एक सहयोगी होते हैं। बच्चों को प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जब किसी सहयोग की आवश्यकता होती है तभी सहयोग करते हैं, बाकी टाइम वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। तो और शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है? बच्चा स्वयं होता है। चलिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड में शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होगा। नेक्स्ट है चौथा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में भी इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आपका UGC नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। KBS में भी बदले हुए पैटर्न पे क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फैक्ट बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है। CBSE ने व्यक्तिगत छात्रों के लिए गतिविधियों के स्थान पर छात्रों के लिए समूह गतिविधियों का निर्धारण किया है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? तो ध्यान से देखिए, जैसे कोई भी बच्चा है वह व्यक्तिगत रूप से अगर कोई चीज़ सीख रहा है और एक बच्चा है जो कि ग्रुप में कोई चीज़ सीख रहा है या समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रुप में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखेगा या व्यक्तिगत रूप से पढ़ने वाला बच्चा, तो आपका भी आंसर होगा कि ग्रुप में बच्चा जब सीखेगा। तो CBSE ने क्या किया है, जो करिकुलम या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ शामिल की हैं। तो गतिविधियाँ शामिल करने के पीछे क्या राज हो सकता है या क्या रीजन हो सकता है, वही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया को दूर करने के लिए, जो कि सीखने में सामान्य हो सकता है। तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि बच्चा जब व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ सीखता है तो क्या होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा, उसमें प्रतियोगिता की भावना हो जाती है उत्पन्न। और प्राइमरी लेवल पर प्रतियोगिता की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, ये उत्पन्न होना नेगेटिव होता है। तो वही इसमें कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा की भावना को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग छात्रों के बजाय समूहों में निरीक्षण करना आसान बनाना। देखिए, शिक्षकों के लिए अलग अलग छात्रों के बजाय समूहों में निरीक्षण करना आसान बनाना। जब भी किसी ऑप्शन में शिक्षक को सुविधा प्रदान करने वाली बात की जाएगी, व्यवस्थापक को या फिर प्रिंसिपल को या स्कूल मैनेजमेंट को सुविधा प्रदान करने वाली बात की जाएगी, तो वहीं ऑप्शन कट जाएगा। तो इसमें दूसरे ऑप्शन में शिक्षक को सुविधा मिल रहा है, कट गया। तीसरा है स्कूलों के पास उपलब्ध समय को युक्ति संगत बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि इसमें विद्यालय को, स्कूल को सुविधा प्रदान करने की बात की जा रही है, ये भी कट गया। चौथा है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट का पैसा बचाने की बात की जा रही है, ये भी कट जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। CBSE ने समूह गतिविधि यानी कि ग्रुप लर्निंग या जो समूह गतिविधियां हैं, इसका डिजाइन इसलिए किया है व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के बजाय, ताकि बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा होती है नकारात्मक रूप में, वो कम की जा सके। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, CBSE द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? CBSE द्वारा जो निर्धारित समूह परियोजना, चलिए, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, शिक्षकों के बोझ को कम करने के लिए। तो अभी आपको मैंने बताया कि जिसमें भी शिक्षकों को सुविधा प्रदान किया जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा कट गया। तीसरा है नियमित शिक्षण के कारण उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए। तो इस समय का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है बच्चों का प्राइमरी लेवल का, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ है ही नहीं कि बच्चों में तनाव उत्पन्न हो। और जब तनाव उत्पन्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसको दूर करने की बात कहाँ से आएगी। तो तीसरा भी कट गया। समूह गतिविधि का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होता तनाव कम करना। चौथा है अनेकता में एकता की अवधारणा को बढ़ाना। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन चौथे और पहले में से एक सही होगा।
तो आपने भी सही आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर पहला होगा, सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ केवीएस का मैं आपको डेमो इसके बाद अपलोड कर दूंगा। जो केवीएस का बहुत ही परफेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स है वो आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। 290 रुपये सिर्फ इसकी फ़ीस है। फीस बहुत ही कम रखी गई है, लेकिन ये नोट्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे विश्वास से, पूरे यूट्यूब का या पूरे जितने भी कोचिंग हैं सबसे बेस्ट नोट्स होंगे, क्योंकि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और एक कल ही बन के तैयार हुए हैं, ठीक है। एक एक लाइन बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। चलिए अगला देखिए, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा हल ने। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परिभाषाओं से रिलेटेड कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई बच्चा किसी भी कलम को चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो वह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। यह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपने सीटेट में नहीं देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, जो नैतिक विकास है उससे रिलेटेड है, कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की बातें बताई थी वो बिल्कुल इससे अलग थी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए जीन पियाजे को बहुत ही डीप में पढ़ना होगा आपको। जीन पियाजे ने स्टेटमेंट दिया था बच्चों के नैतिकता के बारे में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो किसी भी बच्चे को कोई बच्चा कोई चोरी करता है, उसके बाद उसको चोट लग जाती है, तो फिर वो सोचता है उसने चोरी किया था इसलिए मुझे चोट लगा है। तो यह विकास की किस अवस्था को दर्शाता है? तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अब ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था क्या होती है ये आप ध्यान से देखिए। देखिए पियाजे ने पाया कि नियमों, नैतिक निर्णयों और दंड के बारे में बच्चों के विचार जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उसी प्रकार उनके नैतिक विकास के लिए भी सार्वभौमिक चरण है। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 2 प्रकार बताए हैं, विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। तो विषम नैतिकता क्या होती है देख लीजिए, जब बाहर से थोपी गई बच्चे नैतिकता को दूसरे लोगों के नियमों और कानूनों का पालन करना मानते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस अवस्था के दौरान बच्चे नियमों को निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय अर्थात दिव्य मानते हैं। वे सोचते हैं कि नियमों को बदला नहीं जा सकता और हमेशा से वैसे ही है जैसे अब है, ठीक है। यानी कि जब बाहर से थोपा जाएगा कोई नैतिकता और बच्चे उसी नैतिकता को फॉलो करेंगे तो वह हो जाएगा विषम नैतिकता। और उसके बाद जो स्वायत्त नैतिकता है, नैतिकता आपके अपने नियमों पर आधारित है। बच्चे मानते हैं कि कोई पूर्ण सही या गलत नहीं है और नैतिकता उद्देश्यों पर निर्भर करती है, परिणाम पर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया विषम नैतिकता जब बाहर से थोपा जाएगा, और स्वायत्त नैतिकता जो कि उनके खुद के भीतर से आएगा, ठीक है। चलिए तो इसी क्वेश्चन में खुद के भीतर से उसके आता है कि मैंने चोरी किया इसलिए मुझे चोट लग गया, तो स्वायत्त नैतिकता इसलिए सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अनुभवात्मक अधिगम शैली सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपके केवीएस पीआरटी पेडागोजी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। अनुभवात्मक अधिगम शैली, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोल्ब ने किया था। और जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से अनुभव करके जब कोई चीज़ सीखेंगे तो उसको अनुभवात्मक अधिगम शैली बोलते हैं, ठीक है। इसी के बारे में एक डिटेल में थ्योरी कोल्ब ने प्रस्तुत किया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्याख्या सहित तो इस टॉपिक को हम अलग से भी देख लेंगे। अगला है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम जो चरण है वो है निष्पादन का सत्यापन करना। इसके कितने चरण हैं? टोटल 5 चरण हैं। पांचों चरण को आप ध्यान से देख लीजिए। समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संकलन करना, परिकल्पना का निर्माण, प्रासंगिक समस्या का समाधान का चयन, परिकल्पना का सत्यापन। समस्या समाधान उपागम के यही 5 चरण हैं। पांचों चरण आप याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भी है केवीएस के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर बताना है। पहला कथन है, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम रटंत विधि से दूर हटे, यानी कि रटंत प्रणाली से दूर हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शिक्षक को ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ संबंधित करना चाहिए, संबंध करना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों सही स्टेटमेंट हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर भी वही होगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य हैं। 11वां, आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य है। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का क्या उद्देश्य है? आईसीटी आप जानते होंगे, जो आजकल रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने के जो बनाया जा रहा है वो आईसीटी का ही एग्जाम्पल है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। तो इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को आकर्षित करना, शिक्षण को रोचक बनाना, अधिगम परिणामों को का अनुकूलन करना, या शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन तीनों जो हैं ये थर्ड ऑप्शन में समाहित हैं। तो यही सही आंसर हो जाएगा, अधिगम परिणामों का अनुकूलन करना। आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि अधिगम जो परिणाम है, जो सीखने के परिणाम हैं, वो अनुकूल बने बच्चों के। नेक्स्ट है, आईसीटी का क्या उद्देश्य है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग आंसर होंगे। आईसीटी का जो उद्देश्य है, अगला उद्देश्य, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, यही दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। आईसीटी का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना क्या होता है कि अगर हम कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं जानवरों के बारे में, और साथ में प्रोजेक्टर पर हम जानवरों का या चिड़ियाघर का या किसी भी जंगल का एक एनिमेटेड या कोई भी वीडियो अगर हम चला देते हैं क्लास में, तो शिक्षकों की क्षमता बढ़ जाएगी, बच्चे और भी बेहतर ढंग से सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीटी के कारण शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आईसीटी के कारण जो शिक्षा के प्रतिमान में परिवर्तन हुआ है उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए आभासी शिक्षण वातावरण प्रदान करना, बी है दूसरा ऑप्शन, शिक्षण की पारंपरिक विधियों का समान उपयोग, तीसरा है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव। देखिए, आईसीटी का यानी कि जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी तकनीकी का यूज़ किया जाता है, उससे क्या होता है, उससे ये अर्थ निकल के सामने आता है कि हम बच्चों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चे ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं, इंटरेस्टेड होकर सीखते हैं, रुचि दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यानी कि शिक्षक केंद्रित जो दृष्टिकोण था पहले, उससे बदल के छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, अप्रोच का पता चलता है इससे। तो तीसरा सही हो जाएगा। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। बालकों में जो वृद्धि और विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगला देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक जो परिवर्तन है वृद्धि और विकास के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि विकास एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय, एक एज के बाद रुक जाता है। जैसे शरीर का लंबाई बढ़ना, ठीक है, शरीर का लंबाई बढ़ना वृद्धि है कि विकास है? तो विकास तो है ही, लेकिन इसको हम वृद्धि कहते हैं, और यह वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, चलिए, लेकिन जो मानसिक विकास होता है, जो बच्चे का दिमाग बढ़ता है, उसको वृद्धि नहीं, उसको विकास कहते हैं। और जो बुद्धि का या उसके आईक्यू लेवल का या उसका मानसिक विकास होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, बच्चा नया नया चीज़ सीखता रहता है। अगला देखिए, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? बाल विकास में वातावरण की भूमिका, इन 4 ऑप्शन में से वातावरण की भूमिका किसमें सर्वाधिक होती है? तो आदत के निर्माण में जो लोगों के हैबिट्स होते हैं, बच्चों के हैबिट होते हैं, उनमें वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप देखेंगे, साउथ इंडियन बच्चा है कोई, ठीक है, साउथ इंडियन बच्चा है तो खाना कैसे खाएगा? कुर्सी मेज़ पे बैठ के, या नीचे बैठ के, या खड़े होके?
तो आपका आंसर होगा कि वह नीचे एक छोटे से, कह सकते हैं कि एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है और नीचे बैठ के वह पीढ़ा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, ठीक है, उस पर बैठ के खाना खाते हैं साउथ इंडिया में लोग। तो उस बच्चे का, साउथ इंडियन बच्चे का आदत कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि उसके यहाँ का वातावरण ही वैसा है। तो आदत के निर्माण में प्रकृति का, वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठचर्या क्या है? व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम क्या है? पाठचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियाँ, संबंध, कौशल, व्यवहार, या फिर विद्यालय के विषय, अनुभव, गतिविधियाँ, पारस्परिक संबंध। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है, इसी में बाकी के ऑप्शन समाहित हैं। तो पाठचर्या क्या है, करिकुलम क्या है, विषय वस्तु भी है, उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम के अंदर उद्देश्य होता है, विषय वस्तु होता है, पाठ्यक्रम होता है, कार्यक्रम होता है, अनुभव शामिल होते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, संबंध होता है, बहुत सारे स्किल होते हैं, कौशल, व्यवहार होता है, बिहेवियर, ये सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल नहीं है? विद्यालय ज्ञान को बाहरी विश्व से जोड़ना। दूसरा, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो। तीसरा, परीक्षा को आसान बनाना। या चौथा, पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सभी पॉजिटिव आंसर हैं पाठचर्या के बारे में। लेकिन तीसरा, परीक्षा को आसान बनाना, इसका सिद्धांत नहीं है, पाठचर्या के विकास का सिद्धांत नहीं है परीक्षा को आसान बनाना। तीसरा सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं है? तीसरा। अगला देखिए, पाठचर्या विकास की क्या आवश्यकता है? पाठचर्या के विकास की क्या आवश्यकता है? तो जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं अलग थी और भी बहुत सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो पहले जो, आज के 20 साल पहले जो पाठचर्या थी, जो करिकुलम था, अगर वर्तमान समय में वही करिकुलम होगा तो बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे वर्तमान समय में इस औद्योगिक युग में जी नहीं पाएंगे, ठीक है, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पाठचर्या विकास की क्या हो सकता है वो आपको बताना है। पुराने पाठचर्या को बदलना और उसमें नई प्रथाओं को लागू करना। या दूसरा ऑप्शन है शिक्षा आयोगों द्वारा दिए गए मानदंडों का पालन करना। या तीसरा है छात्रों की रोजगार योग्यता के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करना। या बदलते समाज की आवश्यकताओं को जानना और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर आप सभी ने बताया होगा, सोच लिया होगा, चौथा सही होगा, ठीक है। चलिए, और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से, अच्छे कमेंट करने से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से आप ही लोगों का फ़ायदा होगा कि मैं और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, NEP बुनियादी स्तर पर साक्षरता और अंक ज्ञान पर फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है। और आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, साक्षरता तथा अंक ज्ञान, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वेधन, अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने के लिए उन्मुख। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित या केंद्रित तो कभी नहीं हो सकता और शिक्षक केंद्रित भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित इस समय चल रहा है प्रणाली, ठीक है। तो उसके बाद परीक्षा के लिए, सिर्फ परीक्षा के लिए सिखाया नहीं जाता, तो ये भी कट गया। तो किसके लिए पढ़ाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है शिक्षा के लिए? अन्वेषण प्रेरित करती है और खोज उन्मुखी बनाती है, क्योंकि बच्चा जब किसी भी टॉपिक पे इंक्वायरी करेगा, डिस्कवरी करेगा, तो क्या करेगा? खुद एक्टिव रहेगा, और खुद एक्टिव रहेगा तो बेहतर ढंग से सीखेगा। चलिए, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप किससे किसकी ओर हो जाना चाहिए? तो योगात्मक से रचनात्मक की ओर हो जाना चाहिए। अभी क्या है, वर्तमान समय में जो मूल्यांकन होता है, परीक्षाएं होती हैं, उससे क्या मिलता है? हमें सिर्फ अंक मिलते हैं, ठीक है, योग मिलता है कि हमने 100 में से कितने नंबर पाए, 80 नंबर पाए, 90 नंबर पाए।
तो योगात्मक हो गया, ये नंबर देना ये क्या हो गया, योगात्मक हो गया। तो वर्तमान समय में योगात्मक प्रणाली है, इससे रचनात्मक प्रणाली की ओर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या मानती है? इसको पूंजी के रूप में देखती है, बहुभाषिता को एक पूंजी के रूप में देखती है, ध्यान रखिएगा। एनईपी 2020 में एज इट इज लिखा हुआ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन की देखभाल। अब देखिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल, ये भी आपके पेडागोजी के सिलेबस में एक टॉपिक है। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ईसीसीई नीति का उद्देश्य इष्टतम विकास को बढ़ावा देना है और किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अधिगम क्षमता की उपलब्धि को प्राप्त करना है? तो 6 वर्ष से कम बच्चों की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? यह शिक्षार्थी को रटने के संस्मरण से दूर रखती है। दूसरा है, आज जो छात्र सीखते हैं उसे कल भुलाया नहीं जा सकता। तीसरा है, दक्षताओं का आकलन सीधे सीखने के अनुभव के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों। 25वां क्वेश्चन है, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी डी, ठीक है, ए बी और डी। क्योंकि इस समय ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रेडिंग की बात हो, अंकों की बात हो, तो एनईपी के अनुसार वह गलत होगा। चलिए, तो ए सही है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार, ए बी डी यानी कि पहला सही हो जाएगा। 25 में से कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आप शर्म करेंगे तो यानी कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, और गलती मानेंगे नहीं तो गलती सुधारेंगे कैसे, और गलती सुधारेंगे नहीं तो एग्जाम में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो भी आपकी कमी हो उसको एक शिक्षक से खुल के बताना चाहिए। तो खुल के बताइए कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से जो इन जैसे हो गया यहाँ पे अनुभवजन्य शिक्षण, ये भी एक टॉपिक है पेडागोजी का। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत हुआ है, या एनईपी से करने में दिक्कत हुआ है, या कौन सा करने में दिक्कत हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्लास कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नोट्स अगर लेने हैं KVS PRT के 290 रुपये फीस है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।